आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी से स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं 1498 से 1739 तक, इस बीच में जब कार्नेटिक वॉर्स हुई थी। तो हम यहाँ देख सकते हैं फ्रेंच का झंडा, इंग्लिश का जो यहाँ पे मद्रास। ठीक है, और और इसी के नीचे हमें पौंडीचेरी देखने को मिलता है जहाँ पे फ्रेंच है। मद्रास में इंग्लिश बैठे हुए हैं। ठीक है, पौंडीचेरी में इसके नीचे, थोड़ा ही नीचे, हम फ्रेंच को देखते हैं। मतलब इंग्लिश और फ्रेंच काफ़ी आसपास थे। अब फ्रांस और यूएस यूके में ऑलरेडी पॉलिटिक्स चल रही थी, कि मतलब दोनों ही पॉलिटिकल राइवल थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास एक दूसरे से लड़ने के सारे रीजन थे। अब यहाँ पे एक ट्रिगर आता है, वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन 1740-1748। ठीक है, इसमें होता क्या है कि यहाँ पे ऑस्ट्रियन में इस जगह पर एक किंग की डेथ हो जाती है। ठीक है, किंग की डेथ होने के बाद यहाँ पे एक वुमेन, मारिया थेरेसा, एक वुमेन मारिया थेरेसा, जो कि किंग की डॉटर थी। किंग ने, ठीक है, इस किंग की डेथ होती है, इसकी डॉटर थी मारिया थेरेसा। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या होना था, सक्सेसर मतलब हेरिडेटरी, हेरिडेटरी चल रहा है सिस्टम यहाँ पे। तो मतलब क्या, किंग के बाद जिसकी डॉटर है मारिया थेरेसा, इसको रूलर बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका ब्रदर ब्रदर है इस जगह पर, फेडरिक, कजिन है एक्चुअली, कजिन ब्रदर है फेडरिक का। ये बोलता है कि नहीं, हमारी कंट्री में कोई वुमेन एज अ किंग, वुमेन जो है किंग नहीं बन सकती। ठीक है, कोई वुमेन जो है किंग नहीं बन सकती। इसलिए मारिया जो है, मारिया थेरेसा जो है एक्चुअल रूलर नहीं है। एक्चुअल रूलर कौन है, फेडरिक। मैं यहाँ का किंग बनूंगा। तो इसी तरह ये रीज़न था वॉर का। तो यहाँ पे ये एक ग्रुप डिवाइड होता है, फ्रांस, पर्शिया, प्रूशिया, बवेरिया, स्पेन, नेपल्स, जिनोवा एंड स्वीडन। इन इसके अपोजिट साइड में आता है ब्रिटेन, हेनोवर, डच रिपब्लिक, सैक्सोनी, सार्डिनिया एंड रशिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच होती है फाइट। ठीक है, तो मारिया थेरेसा एंड फेडरिकल यहाँ पे, तो यहाँ पे जब फाइट होती है तो फ्रेंच और ब्रिटिश जो है इंडिया में भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूप्लेक्स क्या बोलता है कि हमें अग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ड्यूप्लेक्स जो है न्यूट्रलिटी का मैसेज जो है इंग्लिश को सेंड करता है कि हमें फ़ाइट, हमारे यहाँ पे मतलब पॉलिटिक्स, यूरोप में पॉलिटिक्स हो रही है, तो हमें यहाँ पे फाइट करने की ज़रूरत इंडिया में नहीं है। इंडिया में फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश मानते नहीं हैं और वो सीज़ कर लेते हैं कुछ फ्रेंच शिप्स को साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। मतलब इस जगह पे कुछ फ्रेंच शिप्स थी, इनको इंग्लिश जो है कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब इंग्लिश कैप्चर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है फ्रांस जो है रिटेलिएट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फ्रांस जो है रिटेलिएट करेगा। तो फ्रेंच नेवी मॉरिशस से आती है और फोर्स फोर्ट सेंट जॉर्ज पे अटैक कर देती है, मद्रास पे, और मद्रास को कैप्चर कर लेती है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश यहाँ पे खुद फाइट लड़ने की बजाय कहाँ चले जाते हैं, वहाँ कार्नेटिक के किंग के पास, नवाब ऑफ कार्नेटिक, वहाँ पे जाते हैं। किंग से बोलते हैं कि देखो फ्रेंच हमें मार रहे हैं, उन्होंने हमारे मद्रास भी कैप्चर कर लिया है। आज द फ्रेंच लीव मद्रास बट द लेटर निगलेक्टेड द एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस 1746 में लड़ी जाती है, जहाँ पे नवाब ऑफ कार्नेटिक अपनी जो आर्मी जो है सेंट थॉमस पे सेंड करते हैं फ्रेंच आर्मी से फाइट करने के लिए। अब इसके रिटेलिएशन में फ्रेंच क्या करते हैं, कैप्टन पैराडाइज, एक छोटी सी आर्मी जाती है
और नवाब फोर्सेस को हरा देती है। ठीक है, नवाब फोर्सेस को हरा देती है। इसके बाद इसी बीच क्या होता है, मतलब मद्रास जो है अब किसके पास है, मद्रास जो है अब है फ्रेंच के पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यूरोप में ब्रिटेन जो है जीत जाता है, ब्रिटेन जो है जीत जाता है, और ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल जो है साइन होती है 1748 में। इसमें सिग्नेटरीज कौन कौन थे, ब्रिटेन था, फ्रांस, डच, स्पेन, ऑस्ट्रिया, जिनिया और मोरेनिया। इस ट्रीटी में क्या क्या कहा जाता है, दे आर इस ट्रीटी में क्या क्या कहा जाता है, द ट्रीटी फोकस लार्जली ऑन यूरोपियन थिएटर ऑफ द वॉर, इट ब्रॉट द ऑस्ट्रिया वॉर सिचुएशन टू कंक्लूजन, मद्रास वाज हैंडेड बैक टू इंग्लिश। इस वॉर के जीतने के बाद इंग्लिश को जो है मद्रास वापस मिल जाता है। ठीक है, द फ्रेंच इन रिटर्न गॉट टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में उनको उनकी टेरिटरी मिल जाती है, और मद्रास जो है वापस से इंग्लिश को मिल जाता है। ठीक है, अब इससे आउटकम ये निकलता है कि ये मालूम पड़ा कि ब्रिटिश और यूरोप की एक छोटी सी कंपनी की आर्मी इंडिया के बड़े से बड़े रूलर को हरा सकती है, इंडिया की बिग आर्मी को इजीली डिफीट कर सकती है। यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश ब्रिटिश दोनों को ही पता चलता है, और यहाँ पे ये भी मालूम पड़ता है इंग्लिश को कि इंग्लिश को यहाँ के रूलर्स की ज़रूरत नहीं है, इनकी आर्मी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। अगर फ्रेंच आर्मी अपनी नए टैक से जो है नए टैक की टेक्नोलॉजी की यूज़ से जो कार्नेटिक के नवाब की आर्मी को इजीली हरा सकते जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी थी, तो इंग्लिश भी ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे डुप्लेक्स had given ample proof of his extraordinary skill and diplomacy, brought out the importance of naval power as an important factor। तो ये इसका आउटकम निकल के आता है। इसके बाद सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो है वापस से सक्सेशन की वॉर थी जिस तरह उस टाइम थी, लेकिन इसमें इस बार सक्सेशन इंडिया में था। तो 1749 से 1754 तक हमारी पहली कार्नेटिक वॉर थी, 1740 से 48 तक। ठीक है, इसके बाद सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होती है, जहाँ पे हैदराबाद और कार्नेटिक में क्या होता है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे निज़ाम उल मल्क और दोस्त अली ये दोनों रूलर रहते हैं। ठीक है, निज़ाम उल मल्क और दोस्त अली दोनों की डेथ हो जाती है। इसके बाद सक्सेशन के लिए दो पर्सन आपस में फाइट करने लगते हैं, नसीर जंग जो कि बेटा है और मुजफ्फर जंग जो कि ग्रैंडसन है। ये एक एक दूसरे को आपस में क्लेम करते कि मैं किंग बनूंगा और मैं निज़ाम बनूंगा। ठीक है, नसीर जंग की साइड लेते हैं इंग्लिश और मुजफ्फर जंग की साइड लेते हैं फ्रेंच। ठीक है, वहीं सेम सीन दोस्त अली के साथ भी होता है। दोस्त अली की डेथ के बाद अनवरुद्दीन और चंदा साहिब ये दोनों पर्सन रहते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में फाइट करते हैं, तो अनवरुद्दीन की साइड लेता है इंग्लिश और फ्रेंच हो जाते हैं चंदा साहिब की साइड। मतलब क्या, इस तरह जो है नासिर जंग, इंग्लिश और अनवरुद्दीन वर्सेस हो जाता है यहाँ पे दोस्त अली, सॉरी अनवरुद्दीन नहीं, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच ये आपस में फाइट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंबाइंड आर्मी ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को मार देते हैं एट द बैटल ऑफ अंबूर जो कि 3 अगस्त 1749 को होती है। तो यहाँ पे फ्रेंच आर्मी अभी जीत रही है। ठीक है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच आर्मी ने अनवरुद्दीन को मार दिया है बैटल ऑफ अंबूर में। चंदा साहिब वॉज अपॉइंटेड एज अ नवाब। इसके बाद वाइल मोहम्मद अली फ्लेड टू त्रिचुनापल्ली। मतलब क्या, मोहम्मद अली जो यहाँ पे है, मोहम्मद अली जो है सन ऑफ अनवरुद्दीन। अब क्योंकि बैटल ऑफ अनवरुद्दीन को मारने के बाद उसका बेटा सन मतलब सक्सेसर अभी भी है यहाँ पे, करेक्ट। तो अनवरुद्दीन के मारने के बाद अब मोहम्मद अली को भी मारना पड़ेगा ताकि इसकी जो सक्सेसर को हटाया जा सके। लेकिन मोहम्मद अली क्या करते हैं, रन करते हैं, भागते हैं और त्रिचुनापल्ली के एक फोर्ट में जाकर छुप जाते हैं। ठीक है, अब फ्रेंच और चंदा साहिब फोर्सेस सराउंडेड त्रिचुनापल्ली फोर्ट। दोनों ही जो त्रिचुनापल्ली फोर्ट है उसको सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। लेकिन जब फ्रेंच की आर्मी यहाँ पर है और चंदा साहिब भी यहाँ पर है, तो कार्नेटिक में जो कार्नेटिक की जो कैपिटल है आर्कोट,
वो बिना किसी कैप्टन और रूलर के वहाँ पे है, मतलब इजीली कैप्चर की जा सकती है, ठीक है। तो नासिर जंग आल्सो लॉस्ट हिज लाइफ इन 1750। नासिर जंग भी मर जाता है। नासिर जंग वॉज किल्ड एंड मुजफ्फर जंग इमर्ज विक्टोरियस विद द फ्रेंच सपोर्ट। यहाँ पे फ्रेंच वापस जीत जाते हैं और फ्रेंच की विक्ट्री यहाँ चल रही है। मुजफ्फर जंग यहाँ पे निज़ाम बन जाते हैं। डुप्लेक वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मुगल टेरिटरीज टू द साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर कृष्णा। टेरिटरी नियर पौंडीचेरी एंड मसूलीपट्टनम वर सीडेड टू द फ्रेंच। यहाँ पे फ्रेंच को टेरिटरीज मिल जाती है। मुजफ्फर जंग वॉज किल्ड विद इन अ कपल ऑफ मंथ। मुजफ्फर जंग बीच में ही मर जाता है। लेटर मुजफ्फर जंग अंकल सलाबत जंग, मतलब मुजफ्फर जंग बीच में ही फाइट में मारा जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, मुजफ्फर जंग के बाद सलाबत जंग को जो है निज़ाम जो है बना दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है क्लाइव आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव 1751 में। तो यहाँ पे क्लाइव सजेस्टेड सडन रेड ऑन आरकोट टू डाइवर्ट द प्रेशर फ्रॉम तिरुचिरापल्ली। मतलब क्लाइव जो एकदम से हमला कर देते हैं आरकोट पे। अब ये बात मालूम पड़ती है चंदा साहब को, तो वो रिटर्न जाते हैं आरकोट को बचाने के लिए। लेकिन तिरुचिरापल्ली वॉज रिलीव्ड ऑफ इट्स सीजेस बाय द कंबाइंड आर्मी ऑफ मैसूर, तंजौर, मराठा एंड रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे देखने के बाद ही इंडिया जो है काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है और बटा हुआ है कि यहाँ पे एक तरफ तो एक दूसरे रूलर जो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैसूर की आर्मी यहाँ पे, तंजौर की, मराठास भी सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश को। तो यहाँ पे क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है आरकोट पे अटैक करते हैं। चंदा साहब वॉज एग्जीक्यूटेड इन द आइलैंड ऑफ श्रीरंगम। यहाँ पे बचाने जाते हैं आरकोट को, खुद ही मर जाते हैं। वहीं मोहम्मद अली वॉज इंस्टॉल्ड एज ए नवाब ऑफ कार्नेटिक। द फ्रेंच अथॉरिटीज रिकॉल्ड डुप्लेक्स इन 1754 ड्यू टू हेवी फाइनेंशियल लॉसेस। अब ये फाइट के बाद काफ़ी सारे फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पे झेलना पड़ते हैं ब्रिटिश को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, सॉरी फ्रेंच को, डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है। और यहाँ पे जो है फ्रेंच आर्मी बिल्कुल बुरी तरह से हार जाती है। इसके बाद चार्ल्स रॉबर्ट गोदेयू सक्सीडेड डुप्लेक्स। मतलब इसके बाद जो है डुप्लेक्स को बुलाया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है चार्ल्स रॉबर्ट गोदेयू से एज द फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया। गोदेयू ओपन निगोशिएशंस एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी एंड इन द सेकेंड कार्नेटिक वॉर, ठीक है। 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन की जाती है और कार्नेटिक वॉर को एंड हो जाता है। इसका आउटकम क्या निकल के आता है, द ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। बोथ द कंपनीज प्रॉमिस दैट दे वुड नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द इंडियन रूलर्स, ठीक है। बोथ द पार्टीज रिटर्न द कॉन्कर्ड पार्ट्स टू ईच अदर। बजी स्टेट एट हैदराबाद, ब्रिटिश ब्रिटिश कैप्टन है ये, ठीक है। स्टेट एट हैदराबाद वॉज एक्सेप्टेड बाय बोथ साइड्स, ओके। इसके बाद हम आते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर पे, जो कि 1758 से 1763 तक चलती है। तो आउटब्रेक ऑफ 7 years of war of succession in Europe soon turned into global war. Britain and France were once again on the opposite sides, and their rivalry echoed in India. France, Austria, Saxonia, and Sweden and Russia versus Prussia, Hanover and Britain again एक दूसरे के राइवल रहते हैं। मतलब यहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन अगेन एक दूसरे के अपोजिट साइड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स ऑफ वॉर क्या था, तो आर्थर डी लेली कैप्चर्ड द इंग्लिश। अब यहाँ पे फ्रेंच जो है फर्स्ट अग्रेसर है इंडिया में। कैप्चर्ड सेंट डेविड विजिंगरम इन 1758 में कैप्चर कर लेते हैं। लेली डिड नॉट गेट नेवल सपोर्ट एट टाइम, सो मद्रास वॉज लॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑर्थर दे कैप्चर्ड इंग्लिश फोर्ट सेंट डोविक। English became the offensive and inflicted heavy losses on French fleet under Admiral at Masulipatam. Battle of Vandivash यहाँ पे लड़ी जाती है। General I. Arcout of the English totally routed French army under Arthur D. Lally. ठीक है। Pondicherry was gallantly defended by Lally, but he surrendered on January 1761. The loss of Pondicherry, Jeans and Mahe curbed the French power completely. Lally was taken as a prisoner of war to London. Lally को यहाँ पे लंदन में प्रिजनर ऑफ वॉर ले जाया जाता है। आउटकम निकल के आता है कि फ्रेंच पोजीशन इन इंडिया वर मेड प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स। मतलब क्या, अब यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच को ट्रेड करने की परमिशन मिल जाएगी।
फ्रेंच का यहाँ पे अब कोई रोल नहीं रहेगा, कंप्लीट सुपर पावर अब ब्रिटिश बन जाता है। यहाँ पे फ्रेंच जो है अपनी नेवल पावर को यहाँ पे इंडिया में अब नहीं सेट करेंगे, ठीक है। तो पौंडीचेरी एंड फ्यू अदर टेरिटरीज वर रिटर्न, नो फोर्टिफिकेशन अलाउड, नो स्टैंडिंग आर्मी, फ्रेंच कन्फाइंड टू ओनली फ्यू एरिया, दिस सील फ्रेंच एम्बिशन इन इंडिया। मतलब अब इंडिया में फ्रेंच की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो वाई डिड फ्रेंच लूज? तो सिंपल से रीजन से, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ स्टेट अंडरटेकिंग, डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय क्राउन, मतलब काफ़ी टाइम लगता है इसे करने में। अब लेगार्थियन ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज प्राइवेट एंटिटी, opening up of different fronts by the French, failed to understand complex political situations in India, also couldn't build strong navy like the English. The British advantage is they had partial control over Bengal. मतलब जब कार्नेटिक वॉर चल रही थी तो ब्रिटिश के पास बंगाल का कंट्रोल था, आधे बंगाल का कंट्रोल था, जहाँ से बंगाल से मनी आ रहा था, पैसा आ रहा था वॉर के लिए, जबकि फ्रेंच के पास वॉर लड़ने के लिए कोई पैसा इतना इकट्ठा था नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पे। तो ट्रिगर की बात करें तो बंगाल में हुआ क्या जिससे ब्रिटिश के बीच ब्रिटिश को फाइट करना पड़ी। तो ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी मेड द रैम्पेंट मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस दैट एडवर्सली अफेक्टेड द नवाब फाइनेंसेस। यहाँ पे बात कर रहे दस्तक की। दस्तक क्या एक प्रिविलेज दे रखी ब्रिटिश को, जो कि मतलब क्या ब्रिटिशर्स जो है ये दस्तक किसी और को भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते थे, पर्सनल ट्रेड के लिए भी। तो इसका क्या रैम्पेड यूज़ हो रहा था, ब्रिटिशर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इसका मिसयूज़ कर रहे थे। 1756 अली वर्दी खान डाइड एंड वॉज सक्सेडेड बाय सन सिराजुद्दौला, ठीक है। Suspicious of large profit made by European companies in India asked them to trade on a similar terms like Murshid times। मतलब क्या अली जो सिराजुद्दौला है वो समझ जाते कि जो ब्रिटिशर्स जो है दस्तक का गलत यूज़ कर रहे हैं, और ब्रिटिशर्स उनको बोल और सिराजुद्दौला उनको लेटर भेजते हैं कि आप मुर्शिद के टाइम पे जो ट्रेड कर रहे जैसे ट्रेड कर रहे थे सेम ट्रेड करो, आप दस्तक यहाँ से हम हटा सकते हैं क्या। ब्रिटिशर्स मना कर देते हैं। When the British and the French started improving their fortification, अब यहाँ पे जो कि बंगाल में और यहाँ पे बंगाल में फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ही आसपास थोड़ी थोड़ी दूर पे, और वॉर ऑफ सक्सेशन वहाँ पे चल रहा है। 1756 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश हैं और फ्रेंच हैं वो दोनों फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपनी कंपनी में फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात अली वर्दी खान को पता नहीं थी, ठीक है। अब अली वर्दी खान यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपना सिराजुद्दौला यहाँ पे क्या करते हैं, सिराजुद्दौला दोनों को लेटर भेजते हैं कि आप अपना फोर्टिफिकेशन जो है इमीडिएटली स्टॉप कर दो। फ्रेंच तो यहाँ पे अपना फोर्टिफिकेशन स्टॉप कर देते हैं, लेकिन ब्रिटिश कंटिन्यू रखते हैं। अब when British refused to cease their construction, the Nawab led a detachment of 3,000 men to surround the fort and factory of Qasim Bazar and took several British officials as a prisoner before moving to Calcutta, ठीक है। अब ब्रिटिश को प्रिजनर ले लिया जाता है। सिराज फोर्स एंड फोर्ट विलियम सरेंडर्ड आफ्टर द ब्रीफ सीज ऑन 20 जून 1756। और फोर्ट विलियम जो है कैप्चर कर लिया जाता है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को बोला जाता है कि आप वापस से अपने शहर अपने सिटी कंट्री चले जाओ वापस से, लेकिन यहाँ पे शिप्स जो है बहुत कम थी, तो इनको डिपोर्ट करने के लिए टाइम लगेगा। मतलब क्या पहले कुछ शिप्स यहाँ पे भेज जाएगी, उसके बाद जब ये शिप्स रिटर्न होगी उसके बाद वापस से कुछ ब्रिटिशर्स को भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो फोर्ट विलियम है इसके अंदर जो है एक छोटा सा रूम रहता है और एक डक्ट बना रहता है। अब इसी के अंदर सारे ब्रिटिशर्स को एक नाइट के लिए सारे ब्रिटिश को बंदी बना के रख दिया जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि सफोकेशन की वजह से क्या होता है, कुछ ब्रिटिशर्स जो है मारे जाते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है मारे जाते हैं। अब आप सपोज करो कि इंडिया में रिलायंस कंपनी
इंडियन गवर्नमेंट से फाइट करने लगती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फाइट करती है, तो आप किसकी साइड लोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, रिलायंस कंपनी की। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि आपने टैक्स पे नहीं करे हैं, इसलिए हम आपकी जो कंपनी है उसको सीज कर रहे हैं। रिलायंस वाले पत्थर वाले थोड़ा फाइट कर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, यहाँ पे इनको एक कमरे में बंद कर देती है। अब कुछ लोग मारे जाते हैं, ठीक है। अब रिलायंस कंपनी और गवर्नमेंट इंडिया आप फाइट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक कंपनी किसी कंट्री में वर्क कर रही है, तो आप किसी गवर्नमेंट से क्यों फाइट करोगे? उसकी वहाँ की गवर्नमेंट से फाइट क्यों करोगे? लॉजिकल सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीज़न चाहिए था, सेम तो यहाँ पे रीज़न था कंपनी के पास, कि एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ के रूलर्स से फाइट क्यों करने लग गई है? एकदम से रूलर्स से फाइट क्यों कर रही है? और हमें याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी है। अगर अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूलर्स से फाइट करेगी तो पब्लिक इसमें सपोर्ट थोड़ी करेगी, ठीक है, पब्लिक इसमें सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन अब सपोज करो कि रिलायंस यहाँ पे बोले कि गवर्नमेंट हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उस पर, हमारे पास सैलरी कम है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट हम पे फोर्स कर रही है। मतलब जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी गवर्नमेंट खुद लेके जा रही है टैक्स के रूप में, तो एम्प्लॉयज़ बाहर निकल जाएंगे। और साथ में गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एम्प्लॉयज़ को लाठीचार्ज करती है और मारे जाते हैं। तो आप 2-3 एम्प्लॉय जो है मारे जाते हैं, आप बोलते हो कि नहीं 50 एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट की वजह से मारे गए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे थोड़ा सेंटीमेंट जो है आपका पब्लिक का कंपनी की तरफ भी जाएगा, कि नहीं रिलायंस कंपनी सही कर रही है, आपको फाइट करना चाहिए, हमसे गलत हो रहा है। गवर्नमेंट पब्लिक सेंटीमेंट कंपनी की तरफ हो जाएगा, करेक्ट। सेम यहाँ पे सीन ब्रिटिशर्स भी करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर पे यूके में जाके बोलती है देखो यहाँ का रूलर जो है काफ़ी मॉन्स्टर रूलर है, इसकी वजह से क्या हुआ है, इसने 200 से 300 लोगों को एक रूम में बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ है 50 से 100 लोग मारे गए, जिसकी वजह से क्या हुआ 50 से 100 ब्रिटिशर्स मारे गए। अब यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब क्या, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है और ऑर्डर मिल जाता है कि हम वॉर पे जा सकते हैं। मतलब क्या, अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूलर्स के साथ फाइट कर सकती है, यहाँ के रूलर्स के साथ फाइट कर सकती है, ठीक है। तो द कॉन्स्पिरेसी एंड रिटेलिएशन, यहाँ पे ब्रिटिशर्स एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं कि हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए, यहाँ का जो मॉन्स्टर है सिराजुद्दौला वो एक मॉन्स्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉर होती है। प्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश हीरोइज्म एंड द नवाब कैलोसनेस portray Sirajuddaulah as a monster directly responsible for the death, create British public opinion in favor of wars of the East India Company. The troops sent under Clive was initially meant to oust the French from Deccan, but was diverted to Bengal after the Blake Hall tragedy. यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था डेक्कन में जो कार्नेटिक वॉर हो रही है आपकी, वहाँ पे वॉर करना, ठीक है, फ्रेंच के साथ। लेकिन ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। अब जब क्लाइव यहाँ पे आते हैं तो इनको बंगाल के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता, बंगाल के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी, वापस से कॉन्स्पिरेसी रची जाती है। इन फरवरी 1757 रॉबर्ट क्लाइव अराइव्ड विद स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, ट्रीटी विद अलीनगर, restore the English their former privileges of trade, grant permission to fortify in Calcutta, pay compensation amount of losses suffered by the English। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, यहाँ पे इसके सिराजुद्दौला के साथ वॉर करी जाती है और यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव इजीली जीत जाते हैं। यहाँ पे सारी उनकी ट्रेड जो परमिशन थी ग्रांट की गई थी वापस से ग्रांट कर दी जाती है। उनको कलकत्ता को जो उनका फैक्ट्री थी सेंट थॉमस, उसको फोर्टिफाई करने की परमिशन भी मिल जाती है। साथ ही में जो वॉर के कारण कंपनसेशन देना पड़ता है सिराजुद्दौला को, वो यहाँ पे मिल जाता है ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो है साइन करी जाती है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। अब यहाँ पे वॉर तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सिराजुद्दौला अभी भी ज़िंदा है, सिराजुद्दौला अभी भी ज़िंदा है। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो बाद में इन फ्यूचर जो है ये वापस से टांग अड़ाएगा ब्रिटिश के काम में, ठीक है।
तो ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे वापस से कॉन्स्पिरसी रचते हैं, और हम जिन्हें बोलते हैं लूट ऑफ बंगाल, सेकेंड लूट ऑफ बंगाल। यहाँ पे मीर जाफर और मीर बख्शी, जगत सेठ एक बैंकर रहते हैं। ये जगत सेठ ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के पास, और सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन जो है रॉबर्ट क्लाइव को देते हैं। मतलब क्या, मीर जाफर जो है यहाँ पे नवाब बनना चाहता है बंगाल का, तो आप इसको रिश्वत दो यहाँ पे। आई थिंक मीर जाफर जो है यहाँ पे एक मिलिट्री ऑफिसर है सिराजुद्दौला की आर्मी में, ठीक है। आप इसको रिश्वत दो, ये यहाँ पे नवाब बनना चाहता है। जगत सेठ, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। ओमी चंद रिच मर्चेंट है। मानिक चंद जो है कलकत्ता में ऑफिसर है, कलकत्ता में मानिक चंद जो है कलकत्ता में एक ऑफिसर है। अब इसको भी कुछ हाई पोस्ट चाहिए रहती है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो राय दुर्लभ यहाँ पे ट्रेजर है, ये वॉज द ट्रेजर ऑफ नवाब, ठीक है। इसको भी कुछ आप अच्छी बड़ी पोस्ट दे दो। खादिम खान, खादिम खान ये कमांडर, आर्मी का कमांडर है, ठीक है। अब लार्ज कमांडर है, इसको सेकंड इन कमांड बना दो। मतलब क्या, आपके जो रूलर है उसमें सेकंड इन कमांड बना दो। तो इन सबको कुछ ना कुछ चाहिए था। जगत सेठ और ओमी चंद जो बैंकर और मारवाड़ी बैंकर हैं। अभी आपको याद रखना, हमने पहली स्टोरी में समझा था कि सिराजुद्दौला जो है अभी भी मुगल्स को जो है ट्रीटी, मुगल्स को, मुगल किंग को जो है ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और जगत सेठ और ओमी चंद ये पसंद नहीं करते थे। साथ में ये ब्रिटिशर से क्या चाहते, जगत सेठ और ओमी चंद चाहते थे दस्तक। मतलब क्या, जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते हैं कि जो दस्तक उन्हें मिला हुआ है वो इन लोगों को भी मिल जाए, ताकि इनका भी जो ट्रेड है इस पे मोनोपोली वो कर सके, ठीक है। साथ ही में मीर जाफ़र, मानिक चंद, राय दुर्लभ, घसेटी बेगम, द रिच मैटरनल आंट ऑफ नवाब, ठीक है, एंड खादिम खान, ये सब कुछ ना कुछ जो नवाब, जो सिराजुद्दौला की जो पोस्ट है उसमें से कुछ ना कुछ चाहते थे। तो यहाँ पे कॉन्स्पिरसी रची जाती है, कॉन्स्पिरसी सिराजुद्दौला के खिलाफ रची जाती है, ठीक है। और आगे चल के बनती है ये बैटल ऑफ प्लासी। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी बनती है, ठीक है, अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम द मुर्शिदाबाद। द बैटल इन नेम, द बैटल वॉज merely skirmish, but in its results was one of the most decisive battles of Indian history, as it paved the way of the foundation of the British rule. Only Mir Madan and Mohanlal fought. Nawab was put to death by Mir Jafar's son Miran. अब यहाँ पे नवाब को पीछे से जाके स्टैब कर दिया जाता है मीर जाफर सन के द्वारा, और मार खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पे बस रॉबर्ट क्लाइव को खड़े होके नवाब के मरने का इंतजार करना। तो इस तरह बैटल ऑफ प्लासी का एंड होता है, ठीक है। तो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, मीर जाफर वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश, ब्रिटिश रेसिडेंट एट मुर्शिदाबाद बिगेन टू बिल्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने नवाब को हटा दिया है, जो नवाब बैठा हुआ है मीर जाफर, वो अब ब्रिटिशर्स का पपेट है। इट मार्जिनलाइज द अदर यूरोपियन कंपनीज, मतलब ब्रिटिशर्स ही बंगाल में कंप्लीट रूल करेंगे। ब्रिटिश ऑफिसर वुड नो लॉन्गर नीड टू पे एनी टैक्सेस ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड। द कंपनी रिसीव्ड द जमींदारी ऑफ 24 परगनास नियर कलकत्ता। Robert Clive was confirmed as the governor of Bengal. A large amount was paid as a personal present to Clive and compensation for the company's losses. मतलब क्या, जो वॉर लड़ी गई है बैटल ऑफ प्लासी में, उसका कंपनसेशन जो है ब्रिटिशर्स को मिला है, रॉबर्ट क्लाइव को मिला है, द कंपनी लॉसेस। मीर जाफर पेड अमाउंट 50 लाख
gift bribe as the company's officials. French settlement in the Bengal was surrendered to the English. मतलब जब बंगाल में फ्रेंच का सेटलमेंट था वो इंग्लिश को सरेंडर कर दिया जाता है। इसके बाद रूल ऑफ आता है मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र बनते हैं सिराजुद्दौला के बाद यहाँ के रूलर। अब यहाँ पे मीर जाफ़र को भी इशू फेस करना पड़ता है, क्योंकि अब इतना सारा दस्तक यूज़ कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पे मीर जाफ़र की जो ट्रेजरी है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और ये आगे चलकर मीर जाफ़र को पता चलता है। तो मीर जाफ़र फेस सम सीरियस प्रॉब्लम्स एट हिज कोर्ट, सम जमींदार्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम एज अ रूलर। तो न्यू कंसेशंस, द पर्सनल ट्रेड ऑफ कंपनी एम्प्लॉयज वॉज फ्री ऑफ टोल्स एंड ड्यूटीज थ्रू दस्तक। लोकल ट्रेडर वर अनेबल टू कम्पीट, लोकल ट्रेडर्स कम्पीट कर ही नहीं पा रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स ही यहाँ पे सारा रूल कर रहे थे, और जो लोकल ट्रेडर है उनसे आप पोल का टैक्स लेके करोगे भी क्या, उनका कोई सामान ही बेच नहीं पा रहे वो। द ड्यूटी फ्री दस्तक वॉज सोल्ड टू फ्रेंडली लोकल्स, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम लोकल्स गेव राइज टू करप्शन। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स की कंपनी के अंदर ही करप्शन हो रहा है, मतलब क्या, एक पर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह यहाँ पे एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको दस्तक मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल ऑफिसर दस्तक लेके जा रहा है, कुछ पैसा रिश्वत यहाँ से ब्राइब ले रहा है लोकल से, और उनको सेल कर देता है। तो ठीक यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट करप्शन हमें देखने को मिल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्मॉल एम्प्लॉयज़ हैं, ये लोग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉल्ट में जा रही है। Clive himself obtained a Mughal title and claimed a Jagir worth large sum. As a result, Nawab had went bankrupt क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स और पोल टैक्स मिल ही नहीं रहा है। मीर जाफर was increasingly irritated by the dominance of Clive. He entered into a conspiracy with Dutch at Chinsura. यहाँ पे डच के साथ कॉन्स्पिरेसी करते कि आप ब्रिटिश को हरा दो। The Dutch were defeated by English at the Bedara in November 1759. Mir Jafar was disposed on the grounds of old age and incompetence, एंड मीर कासिम असेंडेड टू पावर। मतलब क्या, यहाँ पे मीर जाफ़र को आप बोलता कि आप बोला जाता है कि आप बूढ़े हो चुके हो, आप जाओ यहाँ से। मीर कासिम को जो है नवाब बना दिया जाता है बंगाल का, ठीक है। अब मीर कासिम को भी सेम इशू यहाँ पे फेस करना पड़ता है। तो मीर कासिम असेंडेड टू पावर अंडर द फॉलोइंग एग्रीमेंट विद द इंग्लिश। ही एग्रीड टू सीड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बुर्दवान, पेंदापुर एंड चिटागोंग, गिव हाफ ऑफ द शेयर इन चानो ट्रेड ऑफ सिलेट, पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द कंपनी। मतलब जो कंपनी ने दूसरे लोगों से कर्जा ले रखा है, मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी ने लोकल से यहाँ पे कर्जा ले रखा है, इनके आप ड्यूज पे कर दो। जो कंपनी को पे करना है अब वो मीर कासिम पे करेगा, यहाँ का नवाब पे करेगा, ठीक है। पे सम ऑफ 50 lakhs फाइनेंसिंग कंपनी वॉर एफर्ट्स इन द सदर्न इंडिया। यहाँ पे जो सदर्न इंडिया में कंपनी वॉर लड़ रही है उसका भी पैसा आप दो, ठीक है। और मीर कासिम एनिमीज वर द कंपनीज, और यहाँ पे जो कंपनी क्या बोलती है मीर कासिम को कि आपके एनिमीज हमारे एनिमीज हैं, आपके फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सेकेंड लूट ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब मीर कासिम के बाद मीर कासिम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मिसयूज ऑफ दस्तक, करप्शन एंड कोर्सिव मेथड्स ऑफ द इंग्लिश अंडरमाइन द सॉवरेनिटी ऑफ मीर कासिम। मतलब यहाँ पे मीर कासिम की ज़रूरत ही नहीं है, दस्तक की वजह से ड्यूटीज़ और टोल्स मिल ही नहीं रहे मीर कासिम को, ठीक है। ही ट्राइड पीसफुल मीन्स बाय राइटिंग प्लीडिंग विद द ब्रिटिश बट फेल्ड। यहाँ पे मीर कासिम जो एक लेटर लिखते हैं ब्रिटिश को, लेकिन ब्रिटिशर्स मना कर देते। अल्टीमेटली अबॉलिश्ड ऑल इंडियन ड्यूटीज टू ब्रिंग द इंडियन मर्चेंट्स ऑन द सेम फुटिंग एज द इंग्लिश। अब मीर कासिम क्या करते हैं कि ब्रिटिशर्स की पावर है क्या, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को कहाँ पे हो रहा है, दस्तक से, ठीक है। दस्तक से प्रॉफिट हो रहा है ब्रिटिशर्स को मीर का। तो मीर कासिम बोलते कि हम आज से किसी से टैक्स लेंगे ही नहीं, टोल्स और ड्यूटीज़ को ही अबॉलिश कर देते हैं। तो सारे जो ब्रिटिशर्स, सारे जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हैं एक फुट पे आ जाते हैं, एक जैसे लेवल पे आ जाते हैं ब्रिटिशर्स के, और ये ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आता। मीर कासिम बिगेन टू टेक मेजर्स टू स्टॉप ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मोंगेर इन बिहार में शिफ्ट कर लेते हैं। ओवरऑल द ब्यूरोक्रेसी बाय मेन्स ऑफ हिज चॉइस टू इम्प्रूव द फाइनेंस ऑफ द स्टेट। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी में मीर कासिम के मैन हैं उनको बिठा दिया जाता है। सोट टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी अलॉन्ग द यूरोपियन लाइन्स। मीर कासिम यहाँ पे अपनी आर्मी को यूरोपियन आर्मी के मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अब ये बात जो है सब ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आती है कि हमारा पपेट हमारे अगेंस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डअप टू बक्सर, hostilities between Mir Qasim and the British started in 1763. The Nawab was defeated in a series of battles and fled to अवध। अब यहाँ पे मीर कासिम को इजीली हरा दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा और वो अवध की तरफ भाग जाते हैं। ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद नवाब ऑफ अवध। अब अवध में जाके ये नवाब शुजाउद्दौला से मिलते हैं एंड मुगल एम्परर शाह आलम से ही बात करते हैं। अब मीर कासिम यहाँ पे क्या बोलता है कि देखो ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, इन्होंने बंगाल जो है कब्जा कर लिया है, वहाँ का नवाब मैं हूँ, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो शुजाउद्दौला और शाह आलम मीर कासिम के साथ मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो तीन ट्रापाटेट ट्रीटी बना लेते हैं, ट्रापाटेट एलाइज बना लेते हैं। द एलाइज स्ट्रेंथ आउट नंबर द ब्रिटिश। अब यहाँ पे एलाइज की स्ट्रेंथ जो है ब्रिटिश आउट नंबर हो जाती है। द ब्रिटिश आर्मी वॉज कमांडेड बाय थॉमस मुनरो, ठीक है। अब यहाँ पे होती है बैटल ऑफ बक्सर। जॉइंट आर्मी ऑफ मीर कासिम वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। यहाँ पे मीर कासिम की जो आर्मी है वो हार जाती है ब्रिटिश से। अब मीर कासिम जो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शुजाउद्दौला और शाह आलम टू, अब आप सोचो कि वहाँ का एम्पेरर ही कंपनी से हार चुका है, मतलब अब कोई ज़रूरत ही नहीं है एम्पेरर की। आप सोचो कि कंट्री की आर्मी अगर एम्पेरर हार चुका था मतलब कुछ नहीं हो सकता अब इंडिया में। प्रैक्टिकली ब्रिटिश यहाँ पे रूलर बन चुके हैं। तो शुजाउद्दौला एंड शाह आलम सरेंडर्ड टू द ब्रिटिश और मीर कासिम जी भाग जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश आर्मी को सरेंडर कर देते हैं। इससे कंसिक्वेंस यहाँ पे क्या होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, वो साइन बिटवीन द ब्रिटिश शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर बुर्दवान चिटागोंग वर ट्रांसफर्ड टू इंग्लिश। मीर जाफर वॉज ब्रॉट बैक टू द थ्रोन ऑफ बंगाल बट मच हार्शर टर्म्स। अब यहाँ पे आपको एक बात सोचने की है कि ब्रिटिशर्स जो है इजीली शाह आलम को और शुजाउद्दौला को खुद मार सकते थे और यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर सकते थे। यहाँ पे ब्रिटिश खुद रूल कर सकते थे, मतलब क्या कि शाह आलम को भी मार दो, एक वॉर है, क्या जाता है, मार दो इनको भी, इन्होंने खुद लड़ने आए थे, शुजाउद्दौला को ही मार दो। लेकिन ऐसा ब्रिटिशर्स नहीं करते क्योंकि ब्रिटिशर्स अंडर द रेडार काम करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे मार देते शाह आलम टू को और शुजाउद्दौला को, तो क्या होता, जो मराठास हैं, राजपूत से, वो भी सोचने लगते कि अगर इन्होंने मुगल एम्पायर को मार दिया तो कल से ये हमारी टेरिटरी को भी छीन सकते हैं हमसे, हमको भी मारने आ सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स अंडर द रेडार काम करना चाहते थे, क्यों बताना चाहते थे कि हम देखो हम आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हमने शाह आलम और शुजाउद्दौला को ना ही मारा है और ना ही उनसे उनके राज्य जो उनकी टेरिटरी है वो छीनी है। तो रॉबर्ट क्लाइव की हैंड्स ऑफ पॉलिसी यहाँ पे काम आती है। हैंड्स ऑफ पॉलिसी मतलब क्या, कंपनी का यहाँ पे काम क्या है, ट्रेड करना, पैसा कमाना, वो हमें करना है। यहाँ पे हमें इंडिया पे रूल नहीं करना है, ठीक है। तो उसी का वही करती है कंपनी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू। ब्रिटिशर्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं, ट्रांसफर्ड इंग्लिश। मीर जाफर को जो है वापस से ब्रॉड बैक टू थ्रोन ऑफ बंगाल बट इट मच हार्शर टर्म्स। द इंग्लिश वर परमिटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल। अब मतलब इंग्लिश को अब ड्यूटी फ्री ट्रेड यहाँ बंगाल में करेगी। ही एंड हिज सक्सेसर हैड टू पे इंग्लिश कंपनी ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब क्या होगा, शाह आलम टू, शुजाउद्दौला और मीर जाफर और मीर कासिम, ये दोनों क्या है, ब्रिटिश इनको अब इनके पास खुद की आर्मी नहीं है, अब ब्रिटिश इनको प्रोटेक्ट करेगी कि आप एम्पायर हो, मुगल एम्पायर हो, इंडिया के एम्पायर हो, मुगल एम्पायर हो, आपको ब्रिटिश जो है सपोर्ट, ब्रिटिश जो है प्रोटेक्ट करेंगे। हम आपके फ्रेंड हैं, वापस से वही बोलते हैं कि हम आपके फ्रेंड हैं, आपके एनिमी हमारे एनिमी, आपके फ्रेंड हमारे फ्रेंड, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे आपके दुश्मनों से, हमारी आर्मी को प्रोटेक्ट करेगी। एंड इज सक्सेस है टू पे। अब यहाँ पे सारे लोगों को, ब्रिटिशर्स को ईयरली बेसिस पे ब्रिटिश आर्मी को पे करना पड़ेगा। अलाउ द कंपनी इंटरवेंशन इन अपॉइंटमेंट्स। अब यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, जो हमने पहले देखा था नाजीम और दीवान, मतलब क्या, जो रेवेन्यू कलेक्शन है और एडमिनिस्ट्रेशन है,
ये कौन करेगा? इनके जो ऑफिसर्स है ये ब्रिटिश अपॉइंट करेंगे, मतलब क्या, ब्रिटिश के पपेट होंगे, वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है। तो शुजाउद्दौला वॉज कन्फर्म इन इस पोजिशन ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। नवाब सरेंडर्ड इलाहाबाद एंड कारा टू शाह आलम। मतलब क्या, नवाब जो है शाह आलम को टेरिटरी दे देते हैं और ब्रिटिशर्स को मिलती है वॉर कंपनसेशन 50 लाख का। फोर्स टू मेंटेन फॉर इंग्लिश फोर्सेस। अब यहाँ पे इंग्लिश फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सैलरी मिलती है। शाह आलम वॉज टेकन टू कंपनीज प्रोटेक्शन। मतलब शाह आलम को कंपनी प्रोटेक्ट करेगी, कंपनी प्रोटेक्ट करेगी टू सुसाइड इन इलाहाबाद। ठीक है। ग्रांटेड द कंपनी दीवानी ऑफ बंगाल। मतलब क्या, नजीम और दीवान, तो ब्रिटिशर्स तो ये पोस्ट भी ले सकते हैं और ये पोस्ट भी ले सकते हैं खुद ब्रिटिशर्स। पर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नवाब क्या एक इंडियन जो है रूल फॉलो कराने के लिए एक इंडियन को मार रहा है, बंगाल के लोगों को मार रहा है, और एक ब्रिटिशर्स मार रहा है, तो कैसा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश जो है नजीम की पोस्ट नहीं लेते हैं, तो बोलते हैं कि हम ये पोस्ट नहीं ले रहे, इस पोस्ट के बदले हमको आप पैसा दे दो। तो नजीम की पोस्ट के बदले, निजामत फंक्शंस के बदले यहाँ पे ब्रिटिशर्स 53 लाख जो डिमांड करते हैं। और दीवान मतलब क्या, यहाँ पे जो रेवेन्यू कनेक्शन होता है ये पोस्ट ब्रिटिश ले लेते हैं, मतलब यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, तो ये पोस्ट जो है ब्रिटिशर्स ले लेते हैं। तो क्लाइव वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं। साइंड अ न्यू ट्रीटी, had disbanded his army and administered Bengal through a deputy सूबेदार who was surrendered by the British। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।